जय हिंद मित्रों, नमस्कार। देखते हैं जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे, स्विट्जरलैंड, स्विस मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने संज्ञान यानी कि खोपड़ी के विकास के लिए कहा क्या 4 चरण दे दिए हैं। और ये चारों चरण ना रुक रुक करके बोले तो खंडान्वय खंडित, निरंतर नहीं, कंटिन्यूअस नहीं चलेंगे, क्योंकि ये चरणों में बटा हुआ है। पहला चरण आप देख पा रहे हैं 0 से 2 वर्ष, मतलब जन्म से 2 वर्ष, इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज, इन्फेंसी स्टेज। उम्र जरूर याद रखेंगे। कहते हैं इस चरण में होता क्या है। अच्छा, चारों चरण को जरा सा देख लीजिए। दूसरा चरण क्या है? पूर्व संक्रियात्मक, बोले तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज इसे कहते हैं, 2 से 7 वर्ष। और तीसरा चरण है मूर्त, मतलब ठोस, मतलब स्थूल गतिक अवस्था। ये तीसरा चरण आपका स्थूल या ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उम्र है 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। इन सब की विशेषताओं को देखना है हमें। कहते हैं चौथी अवस्था जो है ना अमूर्त संक्रियात्मक है, अमूर्त संक्रियात्मक यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, एब्स्ट्रैक्ट वाला ऑपरेशनल स्टेज। देख पा रहे हैं आप, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चारों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं आपने अभी जाना। विकास जो होता है ना वो कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है, सातत्य, लगातार चलता है। लेकिन ये जो पियाजे का चरण है ना रुक रुक कर होगा। प्रश्नों में उत्तर लेंगे रुक रुक कर, खंडित, टुकड़ों में बटा हुआ। जी, क्योंकि एक चरण खत्म होगा उसकी विशेषता होने के बाद, तब दूसरे चरण में बच्चा प्रवेश करेगा। यही तो कहते हैं पियाजे कि बच्चे को चरण के अनुसार, उम्र के अनुसार देना चाहिए स्कीमा, ज्ञान की जानकारी। चलिए, इंद्रिय गामक अवस्था, इसमें 5 मुख्य औजार हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, इंद्रिय, ये स्किन। बच्चा घुड़कता घुड़कता गया, आयरन में चिपक गया जाके। ओई माई गर्म लगी, कैसे पता चला? संज्ञान कैसे विकसित हुआ? स्किन से, त्वचा से। यही तो है साहब। इसी प्रकार बर्फ को मुंह में रखा, पेन गर गया बच्चे को, इन सब से क्या ज्ञान का विकास हुआ। तो संवेदी अंग कितने? 5 होते हैं। यानी ये इंद्रियां जो है ना, आंख, कान, मुंह, नाक, त्वचा, ये जो है ना इंद्रियां हैं, ऑर्गेन्स, अंग, संवेदी अंग। और इन्हीं के माध्यम से गतिविधि करके, एक्टिविटी करके, स्वयं करके बच्चा क्या संज्ञान का विकास होता है, परिपक्वता आती है। क्या आती है? मैच्योरिटी। इसी में पाया जाता है वस्तु का स्थायी स्वरूप, बोले तो ऑब्जेक्ट का परमानेंस होना, ऑब्जेक्ट परमानेंसी, वस्तु अस्थायित्वता। समझिए, मम्मा आंखों के सामने नहीं दिख रही है, किचन चली गई, लेकिन दृष्टि, इनका जो स्वरूप है वस्तु का या मम्मा का, वो तो मानसिक पटल पर बना हुआ रहता है। कैसे? अस्थायी रूप से। यही कहलाता है अस्थायित्वता का सिद्धांत, परमानेंसी थ्योरी। आपसे पूछा जाए किस अवस्था में, तो पहली अवस्था में अस्थायित्वता पाया जाता है, ऑब्जेक्ट का परफॉर्मेंस, परमानेंट होना, परमानेंस होना, पहली अवस्था में।
बच्चा एक बिछावन को खींचता है खिलौने की चाहत में, ये भी क्या है? अस्थायित्वता, मतलब वस्तु अस्थायित्वता। आखिर बच्चा क्यों रोने लग जाता है? हाँ, खिलौना हाथ से गिर गया, नहीं है हाथ में, आंखों से ओझल हो गया, लेकिन फिर भी दृष्टि पटल पर मानसिक चित्रण बना हुआ है वस्तु का। कैसे? अस्थायी रूप से। यही तो है वस्तु स्थायित्वता। रियलाइजेशन दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन व्हेन आउट ऑफ साइट, मतलब दृष्टि से, आंखों से ओझल होने के बाद भी मानसिक पटल पर चित्र बना होता है। अच्छा, अनुकरण। बच्चे को अंगूठा दिखाइएगा, बच्चा भी दिखाएगा अंगूठा, टिटवा दिखाएगा, यही तो है अनुकरण। अनुसरण मतलब इमिटेशन, इसी को कॉपी या दोहराना कहते हैं, रिपीट करना। गौर फरमाइएगा, आप सारे शब्दों को समझ जाइएगा। नकल करना, दोहराना। बच्चे का चेहरा देखिएगा, चिढ़ाने की आवाज, मम्मा पापा का क्या करता है? कॉपी करता है आवाज का। यही तो है अनुसरण या अनुकरण। इस बार इसी नाम से पूछ लिया गया था, अनुसरण। हमने इंग्लिश बता दिया, इमिटेशन, कॉपी करना। अच्छा, इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी उसे करता है बच्चा। जैसे ठंड में कंबल का ओढ़ना, गद्दे रजाई का ओढ़ना। बच्चा बार बार देखिएगा, 1 घंटे में पैर से फेंक के उठा के फेंक देता है कंबल को, रजाई को। तो इच्छा नहीं है उसकी, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में अनैच्छिक से उसकी इच्छा में बदल जाता है वो। तो अनैच्छिक से ऐच्छिक क्रिया, क्रिया को ना बार बार इतना दोहराया जाता है, क्रिया को ही अनुक्रिया कहते हैं। तो किसी रिस्पॉन्स को, एक्टिविटी को इतना दोहराया जाता है कि बच्चा वो अनिच्छा, अनविलिंगनेस से विलिंगनेस, इच्छा में बदल जाता है, इच्छा में। ये सर ये क्यों लिखे हैं? इसी तरह पूछ लिया गया था प्रश्न में। अनैच्छिक से सहज क्रिया कर लेना, साहजिक, सहज मतलब नेचुरल बना लिया जाता है। अच्छा, बार बार किसी कार्य को बच्चा दोहराता है, आप देखे होंगे, वो वृत्त क्रियाएं कहलाती है। वृत्त क्रियाएं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वृत्त, वृत्त, सर्किल, तो इसी को प्रतिवर्तीयात्मक क्रिया बोलते हैं। प्रतिवर्तीयात्मक माने रिपीटेटिव एक्शन, रिपीट्स द एक्शन। प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्रतिवर्त क्रियाएं, उस क्रिया को बार बार दोहराया जाता है। बार बार क्या करता है? दोहराता है, और दोहराने से क्या? उसे आनंद मिलता है। वृत्त क्रियाएं याद रखिएगा, कहता है रिपीट्स एक्शन दैट ब्रिंग्स प्लेजरेबल आउटकम्स, आनंद देता है उसे। आपने देखा होगा बच्चे को किसी खिलौने से खेलते हुए, फिर 2 दिन 3 दिन बाद उसी क्रिया को दोहराता है, उसी क्रिया को बार बार दोहराता है, वृत्त क्रियाएं। या फिर आपने देखा होगा मम्मा पापा की बात को क्या करना? रिपीट करना, कॉपी करना, उसे आनंद देता है वो व्यवहार। खैर उतना नहीं, आप जानिए वृत्त क्रियाएं किस अवस्था में? तो इंद्रिय गामक अवस्था। इसी को प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्तीयात्मक क्रिया बोला जाता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व को प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष। कहता है प्रतीक वाला कार्य करता है बच्चा, चिन्ह वाला खेल खेलता है। ओरिजिनल में नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतीक और चिन्ह के आधार पर काल्पनिक खेल, मरने का प्रिटेंड, बहाना वाला खेल। बच्चे को देखा होगा 2 से 7 वर्ष, विशेषकर 3 वर्ष 4 वर्ष के बच्चे, मरने का नाटक, छुप जाने का नाटक, चोर पुलिस बन जाने का नाटक करता है, वैसा खेल खेलता है। नहीं है वो पुलिस, नहीं है वो चोर, भैया भैया तुम हमको पकड़ लो, हम थूप जाएंगे भैया। 2 भाई बहन को खेलते हुए आपने देखा होगा। ये क्या है? बहाने वाला खेल, प्रतीकात्मक खेल। चोर सिपाही की पर्ची आपने देखी होगी, वो पर्ची कहता है चोर, 0 लिख देता है, डबल 0। राजा,
अरे 4 गो पर्ची ना होता है ना जी, चोर चोर सिपाही को पकड़ो, है ये सारे खेल, राजा को मिल गए 1000 अंक। लेकिन आज के समय में देखिएगा चोरे एकदम 1000 अंक वाला होता है कि मतवीर यही है अमीर धन्ना सेठ। और जो अच्छे वाले राजा होंगे ना, सज्जन साधु सज्जन, दूसरों की मदद करने वाले, उनके पास कुछ नहीं, ठन ठन गोपाला। तो खैर मुद्दा वो भी नहीं है। आइए और उदाहरण सुनिए। एक लकड़ी की लाठी का या झाड़ू को जंघाओं के बीच में रखकर भ्रुम 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 पी चुक 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 चुक, चल मेली गाली टिक 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 टिक, चल मेली गाली टिक 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 टिक। सर क्या है वो झाड़ू थी ना, वो घोड़ा कब से बन गया, वो गाड़ी कब से बन गई? ये है नाटकीय खेल, दूसरी अवस्था में पाया जाता है नाटकीय खेल, या फिर कल्पना वाला, काल्पनिक भूमिका वाला खेल। इसी को कहते हैं प्रतीक या चिन्ह के आधार पर, शब्द या चित्र या संकेत के आधार पर सांकेतिक खेल, प्रतीकात्मक खेल, काल्पनिक खेल, मरने का नाटक वाला भूमिका, रोल। आपने देखा होगा बच्चों को, ये दूसरी अवस्था की बातें हैं, नहीं क्या? कहता है सिंबल, सिंबॉलिक फंक्शन खेल, सिमोइटिक फंक्शन, जी हां इस नाम से पूछ लिया गया। प्रतीकात्मक प्रकार्य, क्या था प्रश्न में? प्रतीकात्मक प्रकार्य, सिमोइटिक फंक्शनल प्ले, चिन्हात्मक खेल, काल्पनिक भूमिका वाला खेल। बच्चे का उस लकड़ी की लाठी का, डंडे का नाटकीय खेल करते हुए कार समझना या घोड़ा समझना। क्या है साहब? प्रतीकात्मक, काल्पनिक, प्रतीकात्मक, चिन्हात्मक खेल, काल्पनिक खेल, रचनात्मक खेल। याद रखेंगे दूसरी अवस्था। और दूसरी अवस्था में भी 2 से 4 वर्ष, क्योंकि दूसरी अवस्था को भी 2 से 4 और 4 से 7 वर्ष में बांटा गया है। 2 से 4 वर्ष और 5 से 7 वर्ष। चलिए ठीक है, तो इस अवस्था में पाया जाता है। तो खैर अहम केंद्रित अहम मन्यता भी जिसे कहते हैं, अहम केंद्रितता। अहम मतलब मैं होता है, सहतौते तुम युवाम यूयम अहम। अहम मीन्स मैं, मेरा जो विचार है ना वही मन्ना हम देंगे, यानी अपने ही विचार को सही समझना। ऐसा बच्चे में पाया जाता है ईगो सेंट्रिसिज्म, यानी सेल्फ सेंट्रिक बिहेवियर। सेल्फ पर जो सेंटर्ड हो, वैसे व्यवहार को, वैसे बर्ताव को, वैसे दृष्टिकोण को, कैसा कैसा भाई? अपने व्यवहार को सही समझना, दूसरे का व्यवहार, दूसरे का दृष्टिकोण न ले पाना। मैंने क्या बोला? दूसरे का दृष्टिकोण लेने में असमर्थ, यानी सामाजिक दृष्टिकोण, मम्मी पापा का नजरिया, मम्मी पापा का दृष्टिकोण इस उम्र में नहीं ले पाता है बच्चा। 4 से 6 वर्ष में जी अपने ही विचार को सही मानता है बच्चा। लाख कह के थक जाइए, लेकिन बच्चा सामाजिक व्यवहार नहीं करेगा। इस उम्र का खत्म होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो फिर आने लग जाती है बच्चे में सामाजिक व्यवहार, और बच्चा छोड़ देता है अहम मान्यता को, अहम केंद्रित विचार को। ये जो ईगोसेंट्रिक है ना, ईगोसेंट्रिसिज्म, इसी को वाइगोत्स्की बोलता है प्राइवेट स्पीच। वाइगोत्स्की महोदय इसको निजी वार्ता बोलते हैं, पियाजे इसे अहम केंद्रित वार्ता बोलते हैं, बातचीत, संवाद। तो क्या होता है, क्या होता है? ये दूसरों का नजरिया लेने में असमर्थ, अपने ही चश्मे के दृष्टिकोण से दुनिया को देखना। इसी तरह पूछा प्रश्न में, अपने ही चश्मे के दृष्टिकोण से दुनिया को देखने वाला व्यवहार निम्नलिखित में क्या कहलाता है? इगोसेंट्रिक बिहेवियर। इनएबिलिटी टू डिफरेंशिएट वंस ओन पर्सपेक्टिव फ्रॉम अदर्स। दूसरों का नजरिया, दूसरों की बातों को ज्यादा नहीं सुनेगा। बच्चा घुस जाएगा बाथरूम में, गंजी वगैरह खींचने लगेगा खुद से,
मम्मा रोज बोलती है बेटा मैं कर दूंगी ना, आप बड़े नहीं हुए हो। ओहो मम्मा मैं बड़ा हो गया, मम्मा मुझे क्यों टोकती हो तुम बार बार मम्मा। अपने व्यवहार को ही सही समझता है, इसी को हम अहम केंद्रित व्यवहार कहते हैं। दूसरी ही अवस्था में जीववाद, सजीवता, सजीववादिता, एनिमिस्टिक बिहेवियर या एनिमिज्म पाया जाता है। क्या है सर? अरे सजीव निर्जीव को सजीव समझना। खाना खिलाइएगा ना, बच्चा अपना पहले गुड्डा गुड़िया को खाना खिलाने लग जाता है। मम्मा खाना खिलाती है ना, पहले मेरा तोय को खिलाओ मम्मा, तो मम्मा फिर उसके कठघोड़वा को खाना ऐसे मुंह में दिखाती है, या कार को, बेटी है तो बेटी के गुड़िया को ऐसे खाना खिलाती है, दिखाती है। तब बच्चे को मुंह में दीजिएगा, ले मेरा लाजा बेटा, तुरंत खा लेता है, तुरंत खा लेती है। यही तो है निर्जीव को सजीव समझना, जीवित मानना। ऑब्जेक्ट में क्या है? लाइफ है। जैसे धरती को मम्मा पीटती है, बच्चा खिलखिला के हंसने लगता है। चोट लगी थी, गिर गया था बच्चा, ओ ले ले मेरा लाजा बेटा, इसने माला, हाँ मम्मा ओ हमको माल। तो मम्मा धरती को, दीवार को पीटती है। दरवाजे से चोट लगा तो दरवाजे को पीटती है। जबकि आप सभी जानते हैं ये सभी नॉन लिविंग है, निर्जीव। धरती, दरवाजे, पत्थर, मम्मा ने उसे पीटा, उस चोट थोड़े लगी जी, बस बच्चे का व्यवहार हो गया सजीव मान लेने वाला, एनिमिज्म, एनिमिस्टिक बिहेवियर। तो ये भी दूसरी अवस्था में निर्जीव। मरल का जित्तो समझना, इतने टा बात। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लाइफ है, फीलिंग है, ऐसा समझना। प्रश्न आ गया था, क्या आया था? एक बच्ची ट्रेन पे जा रही थी, उसने खिड़की से देखा पत्थर पीछे जा रहे थे, पानी, नदियां पीछे जा रही थी, दौड़ लगा रहे थे। बच्चे ने बोला अरे इनके भी इरादे हैं, ये आकाश के इरादे हैं, ये पीछे भाग रहा है मम्मा, बादल जो है पीछे भाग रहा है मम्मा। तो क्या पत्थर का, पानी का, हम ट्रेन में बैठते हैं ना, पीछे लगता है दौड़ लगा रहा है, क्या इरादा होगा? इरादा तो किसका होता है? मनुष्य का, यानी लिविंग थिंग का। तो ऐसे प्रश्न भी किस में चले जाएंगे? तुरंत आप कहेंगे सजीववादिता, सजीववाद, एनिमिस्टिक बिहेवियर। दूसरी अवस्था में याद रखिएगा, पहली अवस्था में वस्तु अस्थायित्वता, बाकी सब दूसरे में। अब है केंद्र को देखना, केंद्रीकरण। रुई दे दिए 5 किलो, हम रुई तो उठा हुआ रहेगा, 10 किलो लोहा है बटखरा नापने वाला। बच्चा से पूछिएगा, हे रे मंटा बताते क्या कर बेसी वजन होगा रे, के बेसी है? रुइया बेसी है चचा, हो रुइया बेसी है, रुई ज्यादा है ऐसा बताता है, कॉटन को ज्यादा। तो उसने तो एक केंद्र को देखा, यानी संकेंद्र को देखा, एक केंद्र को देख लिया, केवल उठे हुए केंद्र को, यानी सेंटर कैसा भाई? एकमात्र एक पक्ष को देखना, केवल एक पक्ष को देख लेना, केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना, सही उत्तर नहीं देना। क्या कहलाता है? आइए यहीं तक ना बताए थे, केंद्र को देखना केंद्रीकरण, संकेंद्र माने संकेंद्रीकरण, केंद्रन का भाव, केंद्रन का भाव। लेकिन विकेंद्रण तीसरा अवस्था में पाया जाता है, विकेंद्रन का अभाव, विकेंद्रन डिसेंट्रेशन का अभाव, अविकसित, याद रखें। तो आपने देखा, केवल एक पक्ष को देख लेना सेंट्रलाइजेशन या सेंट्रेशन कहलाता है। इंग्लिश में जरूर पढ़ के जाइएगा। चलिए ये भी दूसरी अवस्था में। आइए, कहता है संरक्षण। अरे वही बात है साहब, संरक्षण की अनुपस्थिति, मतलब अनुपस्थिति और लगा हुआ है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे कि असंरक्षणवाद दूसरी अवस्था में पाया जाता है। इसको नहीं पढ़िएगा, बोलिएगा असंरक्षण, अनकंजर्वेशन। तो किस अवस्था में? दूसरी अवस्था में। मन अलग अलग तरीके से नहीं सोच पाएगा,
उत्क्रमणशीलता नहीं, अनुत्क्रमणशीलता। अनुत अ लग गया ना, अन या अ लगने के बाद नहीं का सेंस हो जाता है। अनुत्क्रमणशीलता, इरेवर्सिबिलिटी, रिवर्स, यहां देखिएगा ना तो रिवर्स, रिवर्स नहीं कर पाना, इरेवर्सिबिलिटी। क्या सर, क्या नहीं समझे? उम्र क्या है? 2 से 7 वर्ष। दामधर खाजा बेचने वाला, नारियल नारियल बिस्लड़ी, पानी पानी, चाय चाय चाय, मुझे नहीं मिला ट्रेन पर इस उम्र का बच्चा। जो भी बच्चे थे ना वो 10 वर्ष से ऊपर के ही थे। क्यों नहीं मिले? क्योंकि संरक्षण कहता है अपनी मूल स्थिति में वापस पुनः नहीं लौट पाना। भागलपुर से पटना गए, पटना से ट्रेन पकड़ के वापस नहीं आ पाएगा यह उम्र में। यानी एक जगह से चल करके गंतव्य से चलकर पुनः मूल बिंदु पर नहीं आ पाना, संरक्षण का अभाव, संरक्षण की अनुपस्थिति या असंरक्षणवाद कहलाता है, या असंरक्षणवाद कहलाता है। पता नहीं कितना दिमाग में ले पा रहे हैं, लिख भी सकते हैं आप लोग। असंरक्षणवाद कहलाता है, याद रखेंगे जी। अब देखिए, इसी को मैं अनुत्क्रमणशीलता बताया। अब इसमें क्या बोल सकता है? उत्क्रमणशीलता का अभाव। माने उत्क्रमणशीलता क्या है? उत्क्रमणशीलता भाई रिवर्सिबिलिटी, रिवर्स करना। एक मिट्टी है, एक मिट्टी को फैला करके हमने, गोल था उसका आकार, बदल लिया कैसा? सांप में। मिट्टी को बढ़ा करके सांप का आकार दे दिया, तो बोलता है बच्चा क्या, मिट्टी तो बड़ा हो गया, बेसी हो गया, बढ़ गया। अरे मिट्टी कहां बढ़ी, उसका आकार की न केवल बदला। तो बच्चा ऐसा यदि गलत उत्तर देता है, मिट्टी का मात्रा बढ़ गया, तो आप तुरंत कहिएगा असंरक्षण है ये, या संरक्षण की अनुपस्थिति या अभाव। किसका अभाव भाई? उत्क्रमणशीलता का अभाव। बर्तन है एक चौड़े आकार वाला और एक लंबे उठे हुए आकार वाला। चौड़ा वाला का पानी लंबे वाले में डाल देते हैं। चौड़ा में जितना पानी था चौड़े पात्र में, उसको उड़ेल दिए लंबे वाले पात्र में। तो आपके प्रश्न में यदि दोनों रहे, केंद्रीकरण, उत्क्रमणशीलता, संरक्षणवाद, तो आप देखेंगे केंद्रीकरण आपको उत्तर मार देना है। नहीं दिया गया है केंद्रीकरण, तब संरक्षण की अनुपस्थिति बोल देना है। अरे पानी लिक्विड तो उतने था, तरल जितना चौड़ा में था वही ना डाला गया भाई, तो पानी बढ़ कैसे गया? पानी का लेवल उठा हुआ दिख रहा है केवल। तो ये गलत उत्तर जब भी आए ना, आप मार दीजिएगा संकेंद्रीकरण नहीं दिया है ना, आप संरक्षण की अनुपस्थिति मार दीजिएगा यहां इसके साथ। मिट्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो संरक्षण की अनुपस्थिति है, जो बताया मैंने। एक रबर है, रबर को खींच करके लंबा बना लिया, खींचा खूब, तो रबर का मात्रा बढ़ गया क्या? उसमें जो मटेरियल लगा था वो तो उतने ना है, उसका स्थिति बदला केवल। तो ये भी क्या है? संरक्षण की अनुपस्थिति, लैक ऑफ कंजर्वेशन, यानी संरक्षणवाद का अनुपस्थिति, यानी असंरक्षणवाद, असंरक्षणवाद। इसी में ये जो मैंने बर्तन वाला बताया आपको, आकार बदल गई ना, लेकिन फिर भी पदार्थ जो था तरल पदार्थ, मात्रा समान ही तो रहती है। यह समझ विकसित अभी तक बच्चे में 2 से 7 वर्ष में नहीं हो पाई है। तो इस उम्र में पूर्व संक्रियात्मक में ये गुण पाया जाता है असंरक्षणवाद। अनुत्क्रमणशीलता, यस अनुत्क्रमणशीलता। उत्क्रमित मतलब होता है उत्क्रमित, माने बदल लेना,
उत्क्रमणशीलता मतलब बदल लेना, रिवर्जिबिलिटी। तो ओ लगाइएगा ना भाई, या फिर अभाव लगा दीजिएगा। चलिए अब और देखिए, दूरी, भार, आयतन, गिनती, पूरी तरह गिनती, बैक काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग नहीं बता पाएगा बच्चा। ये सब यहां पर बच्चे में अविकसित पाया जाएगा, पूरी तरह नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड, अविकसित। ये जितना चीज देख रहे हैं ना, सब तीसरी अवस्था में हो जाएगा विकसित। अच्छा समझिए, वर्गीकरण, संख्या श्रृंखला, नंबर, पैटर्न, सीरीज। बच्चे को पूछिएगा, बच्चा नहीं बता पाएगा। खैर मैं नहीं दे रहा हूं, ये प्याजे जी दे रहे हैं, तो आपको जैसे क्वेश्चन पूछेंगे वैसे ही पढ़िए। ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, अब 4 का क्यूब क्या होगा भाई? तो संख्या श्रृंखला, नंबर, पैटर्न अविकसित। कहते वर्गीकरण या समूह में बांटना, चौड़े आकार वाला पत्ता, पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता, और छोटा छोटा नीम का पत्ता, पुदीना का पत्ता, तो समूह बना लेता है बच्चा। वर्गीकरण, 2 छेद वाला बटन है और एक है 4 छेद वाला बटन, कोई ब्लू है, कोई लाल है, कोई पीला है, अलग अलग वर्ग में, कहता है नहीं बांट पाता है। अरे अभी का समय बच्चा ना बहुत लोग बांट लेता है, कर लेता है, लेकिन प्याजे जे बोल रहे हैं वो न सुनिए आप, कहने बूझ रहे हैं। अभी का बच्चा तो बड़ी भीसी हो गया है। तो याद रखें, समूहीकरण, वर्गीकरण, संख्या श्रृंखला, ये जो देख रहे हैं मुद्रा का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब संप्रत्यय, अविकसित। 5,000 रुपया का नोट रख दीजिएगा, 5 गो हजार का, और बच्चे को सिक्का का भोला बाबा बना दीजिएगा इसे। रे मंगड़ा, रे बेचन, लेते कौन पैसा ले भी है, उठाता है सिक्का। क्योंकि मनी का कॉन्सेप्ट बच्चे में अधूरा है अभी भी। मुद्रा का संप्रत्यय अविकसित, यही हमने लिखा हुआ है, मनी या करेंसी कॉन्सेप्ट अनडेवलप्ड, ये भी दूसरी अवस्था में। और ये सब जितना देख रहे हो आप, अब मैं इसके आगे नहीं बताऊंगा, नहीं ठीक है, तीसरा अवस्था में डेवलप हो जाएगा, मूर्त अवस्था में। याद रखना आप, संख्या श्रृंखला, आयतन, द्रव्यमान, दूरी, भार। अच्छा दूरी वाला एग्जांपल सर हो बताइए तो, बच्चा को स्कूल भेजने लगिएगा ना, मम्मा आगे गोर दुख, मम्मा पैर दुख, स्कूल बड़ी दूर है, माने स्कूल बहुत दूर है। जाते वक्त नहीं लगता है, और आते वक्त टन 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 छुट्टी हो गई, गैया बकरी का कुट्टी काटो छुट्टी हुआ, दूरी घट गई उस वक्त, पैर दुख नहीं उस वक्त जब छुट्टी हो जाती है, तो मर पिलाचो मर दरबनिया, एकदम तुरंत एकदम उसकी दूरी घट जाती है, ऐसा लगता है। उस वक्त मुझे नहीं लगता है किसी बच्चे ने बोला मम्मा बड़ी दूर स्कूल, नहीं तो फिर जरूर बोलता क्या, बड़ी दूर से आए हैं मम्मा हो, गुप चुप खिला दो तनी, इस जगह तक था क्या, बिहार करवा दो तनी। तो मम्मा बोली नौकरी ले लो बेटा, नहीं तो सास मारेगी हरिया से। और बेटी को दुख दीजिएगा ना मारेगी जी। तो समूह का लक्षण बच्चे में, यानी समूहीकरण क्या है, अनुपस्थिति। समूहीकरण क्या है, अनुपस्थिति। लेकिन इस बार प्रश्न में पूछा समूह लक्षण की अनुपस्थिति, ऐसे प्रश्न में पूछ लिया। समूह लक्षण की अनुपस्थिति माने समूहीकरण नहीं कर पाना अनुपस्थिति कहलाता है। और दूसरी अवस्था, fails to understand conservation of mass, number, volume, distance, money currency, etc. etc. हमने आपको ऊपर ही बताया कि पूर्व संक्रियात्मक में बच्चे का चिंतन जो होता है प्रतीक और कल्पना के आधार पर होता है। वही घोड़े वाला उदाहरण नहीं, मरने का नाटक वाला कल्पना। बच्चे का परी बन के
नाटक करना, पापा जी के चले जाने के बाद बच्चा का नाटक करना कल्पना के आधार पर। अरे पढ़ो बच्चा लोग, अरे पढ़ो। सुनीता खाना दी तुम। आवाज बदल के भी बच्चों को आपने बात करते देखा होगा, पापा के अंदाज में मम्मा को डांटते हुए दुलार प्यार से। ये क्या है? प्रतीकात्मक खेल है, प्रतीक या चिन्ह के आधार पर, लेकिन तार्किक नहीं। तार्किक संरचनाएं अभी विकसित तीसरे चरण में आएगा। मूर्त वस्तु के आधार पर, प्रत्यक्ष वस्तु के आधार पर शुरुआत, विकसित नहीं, वो तो चौथा चला जाएगा। ठोस संक्रियात्मक तीसरी अवस्था मूर्त 7 से 11 कहता है संरक्षण की समझ आ चुकी है बच्चे में। संरक्षणवाद, केंद्रीकरण अब विकेंद्रीकरण बन चुका है। क्या बन चुका है? विकेंद्रण का भाव विकसित हो गया। अभाव नहीं, प्रश्न में पूछा क्या? विकेंद्रण का अभाव। तो पूर्व में घुस गया, पूर्व संक्रियात्मक में अभाव बोल दिया ना। अब हटा के देखिए, भाव विकसित है, यानी बच्चा बता देता है कि इस आकार के बर्तन का पानी आपने डाला इसमें, तो पानी वही है, मात्रा समान है। पात्र बदलने पर भी मात्रा वही रहती है, बच्चा ये बता रहा है, तो उसे डिसेंट्रेशन, विकेंद्रीकरण बताते हैं। अभी आपने पढ़ा केंद्रण, संकेंद्रण दूसरी अवस्था में। कंजर्वेशन यहां पर डेवलप हो चुका है, यानी हर पहलू पर ध्यान देने लगा। वहां क्या था? केवल एक पक्ष को देखना, केवल एक भाग को देखना। बच्चे से आपने वहां पर देखा था कि 2 कलम एक जैसे हैं, बेटा बता रमोतार कौन बड़ा पेंसिल है? बच्चा इस उठे हुए भाग को देखता है। केंद्रीकरण या विकेंद्रण का अभाव, विकेंद्रण की अनुपस्थिति, सेम बात है। दूसरी अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज। सर दोनों तो बड़े पेंसिल है, खाली इसको उठा दिए हैं, हर पहलू को देखा। विकेंद्रीकरण है, विकेंद्रण है, विकेंद्रण का भाव, डिसेंट्रेशन है, फीलिंग ऑफ डिसेंट्रेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन, जो भी प्रश्न पूछा उसके हर पहलू पर ध्यान देना। बोले तो प्रश्न में देखिएगा बच्चा क्या दे रहा है उत्तर। यदि सही दे रहा है तो तीसरे आचरण में घुस जाइएगा। यही ट्रिक बताया आपने मैंने। आकार बदल जाए लेकिन मात्रा उसकी समान रहती है। इस तरह भी प्रश्न पूछा गया था। कहता है वर्गीकरण, समूहीकरण, संख्या, श्रृंखला, नंबर, पैटर्न, दूरी, भार इत्यादि समूहीकरण सब विकसित हो जाती है। दूसरे चरण को फिर से देखिए। क्रमबद्धता, यस, क्रमबद्धता और मैथ पेडागोजी में आया हुआ था प्याजे से संबंधित। हमने बताया था सीरिएशन, सीरीज में लगा लेगा बच्चा, क्रम में बच्चा लगा पाता है जी। क्रमबद्धता, क्रम, स्किप काउंटिंग दीजिएगा बच्चे को, 3 स्किप, तो बच्चा लिख लेता है 3, 9, 12, 15, 18, स्किप काउंटिंग, यानी समपुलाव गिनती। समपलाव गिनती, कौन गिनती? समपलाव गिनती, स्किप काउंटिंग। तो ये सारे गुण बच्चे में व्यवस्थित तरीके से क्रम में लगाना, व्यवस्थित तरीके से विकसित हो जाता है। अर्थात अलग अलग तरीके से सोच पाता है। संरक्षण का भाव विकसित, यानी उत्क्रमणशीलता आ जाती है। इंग्लिश देखोगे तो रिवर्स करना, यहां तक देखो आप, रिवर्स, अलग अलग एंगल से सोचना, रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणशीलता। प्रश्न में जानते हो डियर, ये पूछ लिया था विपरीतायन, विपरीतयापन, जबकि मैं अक्सर इंग्लिश में बता देता हूं, इंग्लिश वही लिखा था वहां पर बाइलिंगुअल। रिवर्सिबिलिटी कहां बच के जाओगे, इसीलिए अपन इंग्लिश के साथ पढ़ाते हैं। हमने तो पढ़ाया और सारे सीटेड वालों ने यही पढ़ाया, उत्क्रमणशीलता। मैं भी फंस जाता यदि मैं ये पढ़ा के नहीं भेजता अपने बच्चों को। अपन ने बढ़ाया रिवर्सिबिलिटी और लोगों ने मारा उत्तर। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं जहां फंसना कुछ नहीं, इंग्लिश में कूद जाना। विपरीत यापन,
बच्चा समझता है कार्य को उलटकर उल्टी अवस्था में भी किया जा सकता है। मिट्टी को फिर से सांप वाला जो आकार दिए थे ना, उसे फिर से गोलिया करके गोल रूप दिया जा सकता है। यही तो है उत्क्रमणशीलता, विपरीत यापन गुण या संरक्षणवाद, कंजर्वेशनल थॉट। अवधारणा का तर्क, कैसे भाई मूर्त वस्तु को देखेगा कोनो वस्तु को और उस आधार पर, यानी ठोस समस्या का तार्किक हल। देख रहे हैं प्रश्न में देता है प्रत्यक्ष वस्तु के आधार पर। अरे मूर्त अमूर्त किसे कहते हैं? मूर्त है, मूर्त है। अब इसके भीतर रिफिल कैसे कैसे कैपिलरिटी एक्शन कैसी तत्व से, प्रणाली से आ जा रहा है, कैसे एकदम आ जाता है, तो वो आप नहीं देख पा रहे। पेट के भीतर पाचन तंत्र, सेकेंड भर में कोशिका का मरना, सेल का टूटना बिगड़ना, आप नहीं देख पा रहे हो, वो अमूर्त है। भूत भगवान अमूर्त है, चौथी अवस्था। लेकिन मूर्त क्या है? जो नग्न आंखों से देख रहे हो, छू रहे हो, यानी ठोस वस्तु, स्थूल वस्तु। तो इस आधार पर बच्चा में ये तार्किक जब रहे ना, तो इसमें चले जाइएगा। और क्या मिलेगा कि शुरुआत, क्योंकि विकसित तो चौथी अवस्था में होगा। अहम केंद्रितता को बच्चा अब त्याग देगा। मैंने बताया ईगोइज्म, ईगोसेंट्रिसिज्म, सेल्फ सेंटर्ड, क्या बताए थे? अपने ही चश्मे की नजर से दुनिया को देखना, अपने ही व्यवहार को सही मानना, अहमन्यता, दूसरी अवस्था। 2 से 6 वर्ष, 2 से 7 है ना, लेकिन 6 वर्ष तक, 6 वर्ष के बाद छोड़ता है इसको। याद रखिएगा, सीटेट में पूछा था, 6 वर्ष के बाद छोड़ देता है, यानी दूसरी अवस्था के ही लास्ट तक में इसको अहम केंद्रितता को छोड़ता है बच्चा और सामाजिक व्यवहार को अपनाता है। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में अब समर्थ हो गया, कैपेबल हो गया, एबल हो गया। दूसरों के नजरिए को समझ सकता है, सामाजिक व्यवहार को धारण करने लग जाता है। तीसरी अवस्था में ठोस संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। चौथा है अमूर्त, मूर्त भी बोलना होगा क्या? अमूर्त संक्रियात्मक यानी औपचारिक, केवल औपचारिकता शेष है, चूंकि बच्चा जौनी के ताव में आ गया है, किशोरावस्था में, किशोरावस्था में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, केवल फॉर्मेलिटी बाकी है बच्चे में। कहता है 11 से 15 वर्ष या ऊपर, 15 न दिया रहे प्रश्नों में, लेकिन अब तो ये चरण का ये नहीं पूछ रहा है, पहले तो खूब पूछता था। खैर, इसके बाद क्या चरण नहीं है क्या? कहां दिया प्याजे ने? इसीलिए तो कहते हैं प्याजे का जो विकास है ना, वो रुक रुक कर, खंडित टुकड़ों में पाया जाता है, निरंतर, कंटिन्यूअस नहीं। इसके बाद का उम्र कहां है? क्या बच्चे में विकास बुढ़ारी तक नहीं होता है? होता है। याद रखें, विकास तो निरंतर होता है, लेकिन प्याजे का जो चरणीय सिद्धांत है, प्रश्न में दे देगा चरणीय स्टेज थ्योरी, तो वो खंडित होता है, खंडित, खंडान्वय, टुकड़ों में, असातत्य, सातत्य माने कंटिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूअस, चंकिंग, टुकड़ों में, खंडित। अमूर्त विचार, जैसे अमूर्त विचार क्या है? न्याय, प्रेम, अहिंसा, धर्म, ये सब क्या है यार? स्वतंत्रता, प्रेम, न्याय, ऐसे ऐसे ऐसे, असमानता, संतोष, ये सब हॉट्स है, उच्च स्तरीय चिंतन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। प्रश्न में पूछा उच्च स्तरीय चिंतन शीलता किस अवस्था में? मार देते आप चौथी अवस्था प्याजे की, चौथी। न्याय, अहिंसा, धर्म, कानून, संतोष, असंतोष, सद्भावना। अरे सद्भावना कोई देखे हैं? इस शब्द को लिख दिए बस हो गया। सद्भावना का मतलब जो है उसको कौन देखा है? वो तो सोचने और फील करने की चीज है, और जो फील टच है वो अमूर्त वस्तु है, यानी उच्च स्तरीय चिंतन। आपने तीसरी अवस्था में देखा, तीसरी अवस्था में आगमनात्मक तर्कणा पाई जाती है। आगमन विधि यानी परिकल्पित, छोड़िए ना परिकल्पित या परिकल्पनात्मक, हाइपोथेटिकल। आप तो आगमन देखो ना, आगमनात्मक तर्कणा। तर्क कैसा भाई? उदाहरण से नियम की ओर, आगमनात्मक, इंडक्टिव रीजनिंग।
प्रत्यक्ष वस्तु के आधार पर, ये क्या है, आगमनात्मक, तीसरी अवस्था मारना। लेकिन निगमन बोल देगा तो चौथी अवस्था चले जाना आप निगमन विधि में। निगमन विधि में चौथी अवस्था डिडक्टिव रीजनिंग, सूत्र से उदाहरण की ओर, ये चौथी अवस्था है अमूर्त औपचारिक जी। यहां पर बच्चे में तार्किक सोच होगी तो तार्किक सोच को कहते हैं खोजी, तर्क वितर्क, मननशीलता, स्वचिंतन। अपनी पहचान भी बच्चा बनाता है मैट्रिक इंटर में, क्योंकि 14 वर्ष की बात है ना, यहाँ तो 11 से 15 वर्ष की बात है। तो बच्चा 13, 14, 15 साल में मैट्रिक इंटर में रहता है। तो बच्चा अपना अपना क्या, आर्ट्स लें, साइंस लें, क्या पढ़ेंगे, डॉक्टरी पढ़ेंगे कि इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, अपनी अस्मिता यानी आत्म पहचान, आत्मज्ञान चौथी अवस्था में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला सोच, उच्च स्तरीय चिंतन चौथी अवस्था में। नोट कहता है जो अमूर्त अवस्था है ना, चौथी अवस्था, औपचारिक अवस्था में जो चिंतन है, विचार है, अमूर्त और वैज्ञानिक, वैज्ञानिक नहीं रहेगा क्वेश्चन में, तार्किक, मननशील, चिंतनशील हो जाती है। किशोरावस्था की उम्र है ना, कहते हैं बच्चा अलग अलग पहलू, अलग अलग दृष्टिकोण, विविधात्मक सोच यानी विभिन्न दृष्टिकोण, मल्टीपल पर्सपेक्टिव। कैसा पर्सपेक्टिव, एंगल, कैसा नजरिया, डिफरेंट टाइप, मल्टीपल, विविधात्मक दृष्टिकोण से क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो जाता है। अब आप लोग यदि देखेंगे ना, बताइएगा अनुकरण किसमें, तो पहली अवस्था सेंसरी मोटर, आगमन तर्कणा, आगमनात्मक, आप लोग मुझे कमेंट्स करेंगे। निगमनात्मक किसमें, सिमोइटिक फंक्शन, देखिए सिमोइटिक, सिंबॉलिक फंक्शन, प्रतीकात्मक खेल, लिखंतु ज्यादा बेहतर होता है, सिंबॉलिक प्रतीकात्मक खेल, सिमोइटिक फंक्शन किस अवस्था में। अच्छा ये देख रहे हैं महासंज्ञान, उच्च संज्ञान, अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन चौथी अवस्था में होगा, ये आप जान रहे हैं अमूर्त वाले में। कहते हैं रियल कंजर्वेशन माने संरक्षणवाद, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, उत्क्रमणशीलता कौशल, ये सब किसमें 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 मुझे नहीं पता, आप लोग देखिएगा। कहते हैं इंद्रिय गामक अवस्था में प्रमुख अधिगम विधि कौन सी है। इंद्रिय गामक अवस्था तो अनुकरण, पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्वता किस अवस्था में, इंद्रिय गामक अवस्था। जब बच्चे किसी उदाहरण से सामान्य नियम, आगमनात्मक, सिमोइटिक फंक्शन, प्रतीकात्मक प्रकार्य को कहते हैं या खेल को, पूर्व संक्रियात्मक, चलिए सभी बताएंगे उधर से, बॉयज डिपार्टमेंट। अगर ऐसा होता, वैसा होता, अगर वो होती, अगर तुम होते, मैं होता, ऐसी अमूर्त चिंतन वाली बातें, काश ऐसा होता, वैसा परिणाम आया होगा, ऐसी ऐसी सोच किस अवस्था में। कहता है परिकल्पनात्मक यानी कि कल्पनात्मक निरपेक्ष सोच, परिकल्पनात्मक निरपेक्ष, और किस अवस्था में, चौथी 11 से 15। थिंकिंग अबाउट वंस ऑन थिंकिंग माने चिंतन पर भी चिंतन, संज्ञान पर भी संज्ञान, मेटाकॉग्निशन, चिंतन पर भी चिंतन, संज्ञान सोचना समझना, उस पर भी सोचना समझना, इसे महासंज्ञान कहते हैं, उच्च संज्ञान, अधिसंज्ञान कहते हैं। कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी क्षमता विकसित होती है, संरक्षणवाद। अच्छा ये अमूर्त दे रहा है, ये कहता है हाइपोथेटिकल रीजनिंग, मेटाकॉग्निशन, महासंज्ञान तो चौथी अवस्था। संरक्षणवाद किसमें, मूर्त में। किसके आधार पर, किसमें भाई,
पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल में। तो पूर्व संक्रियात्मक की बात दी गई है, तर्क नहीं, अमूर्त नहीं, प्रयोग और परीक्षण, प्रत्यक्ष दृश्य के आधार पर। इसमें भी पियाजे के अनुसार ठोस अवस्था में बच्चा किस प्रकार की तर्कना शुरू करता है? क्या भाई? मूर्त संक्रियात्मक में तो आगमनात्मक तर्कना, आगमनात्मक तर्कना। आइए अब थोड़ा जाने और बेहतरीन टर्म्स को। स्कीमा, अनुकूलन, स्कीमेटा, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, कौन जानेगा? ये भी तो अभी पिक्चर बाकी है। स्कीमा या स्कीमेटा क्या है भाई? आप बटन लगाते हैं, ये भी तो स्कीमा है। मोबाइल चलाते हैं, कैसे चलाते हैं? जूते का फीता बांधते हैं, कैसे बांधते हैं? ये सब स्कीमेटा है, यानी कार्य योजना, कार्य करने का तरीका। इसी को तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ज्ञान का भंडार घर या ज्ञान का आधारभूत टुकड़ा या सूचना का भंडार वाला घर, कार्य करने का तरीका, सब स्कीमा को कहते हैं। और क्या कहते हैं? कहता है पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कहता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज, सब स्कीमेटा को कहते हैं। स्कीमाज, हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, स्कीमा। अच्छा, स्कीमा दिमाग का वह ढांचा है, संरचना है, जिसमें बच्चा अपनी दुनिया को समझने और व्यवस्थित कार्य करने का तरीका जो होता है, यानी कार्य करने का तरीका ही क्या कहलाता है भाई? स्कीमा। कार्य का प्रारूपण, हिंदी होता है कार्य प्रारूपण स्कीमा का। ठीक है, ये भी समझ गए सर? ओके। कहते स्कीमा है, स्कीमेटा, स्कीमा इज मेंटल स्ट्रक्चर। बस मेंटल स्ट्रक्चर है टू डू एनी वर्क, टू डू एनी वर्क। बच्चा हर नए अनुभव के लिए एक अलग अलग ढांचा बनाता है, हर अलग अलग कार्य के लिए मेंटल मैपिंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग, ब्रेन मैपिंग बनाता है। साइकिल पर चेन चढ़ाना है, अलग प्रकार का मेंटल का मैपिंग, यानी मानसिक अवधारणा या ढांचा बनाया बच्चे ने, यानी अलग अलग स्कीमा बनाया। जैसे कुत्ते के लिए उसका स्कीमा क्या होता है? दिमाग में क्या छप गया उसके कुत्ते के लिए, यानी कि नॉलेज क्या छपा भाई? नॉलेज कोई तो स्कीमा कहता है, तो नॉलेज क्या आया? स्कीमा क्या आया? ओ, चार पुछड़ी, एगो टंगरी और करता है म्याऊ म्याऊ, इसको कुत्ता कहते हैं। ओ, अब समझ गए। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा, अनुभव ओने ओने जटिल होगा, मजबूत होगा। कोची स्कीमा, जब तक पढ़ाई कर ले जेबो रउआ लोगन के स्कीमेटा आरू मजबूत जटिल होते जाइतो। आत्मसातीकरण, समायोजन, अनुकूलन। अनुकूलने के बुतरू है। अनुकूलन का दूगो भाग, एक तो आपका आत्मसातीकरण है और दूसरा समायोजन। याद रखें, ये जो एडप्टेशन देख रहे हैं ना, एडप्टेशन, एडप्ट कर लेना। फटा हुआ गंजी उल्टा भी पहन लिए, चलो ठंडा में कौन देख रहा है, बस खचाखच भरी हुई एडजस्ट कर लिए, वातावरण के अनुसार अपने आप को, व्यवहार को ढाल लेना। अब भाई जी इधर खा सकना है, अब 5 गो बैठले है खचाखच ट्रेन में यार, अब थोड़ा सा भाई हटो, जब मन खराब है, बड़ी जोर 6.5 दिन से पेटों में दर्द है, हमारे जननी को बैठा दिया किसी तरह। अरे एडजस्ट कर लेना, ढल जाना है। एक आदमी गया था संडास रूम में, अब था ही नहीं तेजाब, तेल था ही नहीं, अब कुछ ही करता। वहां पर था लोगों के एकदम बिस्लरी फेकल का, नूंगा फैन से पहना, बाहर गया, बाहर से बेसिन से पानी भर के ले आया, अब फिर तेजाब डाल लिया अपने शरीर के अंग पर, हो गया संडास पूरा। अरे ऐसा खूब करते हैं, रिपिल खत्म हो गया,
ये सब क्या? अनुकूल बनाना, ढाल लेना। भात में दाल मिला के एक बच्ची खाने लग गई, अनुकूलन है। पतंग नहीं कट रहा है, इस बार उसको जो ना डोर को छोड़ को मार, खींच रहा है, एकदम खींच रहा है। कट कट का झटका देने से क्या होगा? पेच एकदम फंसेगा, कटेगा। क्या है? अनुकूलन है साहब। पैंट फट गया है, माई जी गई हुई है एकदम जो है ना मार भोज खाने की, मिसेज वर्मा, मिसेज क्रिस्टोफर आई हुई है। अब क्या करीस? बगल में था पुस्तक भंडार, स्टेपलर पीन लिया, मार ली इस स्टेपलर। बच्चा का मिटना खत्म हो गया, थूक लिया, लस थूक से मिटाना शुरू। अरे अपने आप को ढाल लेना वातावरण में, यही सब तो अनुकूलन है। एडजस्टमेंट या एडप्ट कर लेना, एडेप्टेशन कहलाता है। यानी अनुकूलन का अर्थ है लगातार सीखते रहना, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ढल जाना, अनुकूलन है। अरे अनुकूल बनाना चीजों को, कहता है इसमें ना आत्मसातीकरण और समायोजन, इंग्लिश में जानेंगे एजिमिलेशन और एकोमोडेशन। एजिमिलेशन और एकोमोडेशन। अच्छा, इसी का नाम समावेशन भी है, आत्मसातीकरण। उसमें क्या होता है? पूर्व सूचना जेनो के तेनो बनले रहेगा, नहीं बदलेंगे। तो समावेशन, पहले जो पढ़े हैं वही, पहले जिससे बियाह शादी किए अब दूसरों नहीं करेंगे। यानी कितने जलवे फजाओं में आए, मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं, किसी को नहीं पुकार रहा है, वही पुरन के कलम को रख ले रहा। तो समावेशन कहलाता है इसी का, इंकल्सन। लेकिन जब बदल लेंगे तो समायोजन है। गोबा वाले बीच पे दूसरे से बिहार रचाया, घींच के तो एकोमोडेशन है। यानी पूर्व ज्ञान में परिवर्तन, संशोधन, बदलाव, एकोमोडेशन कहलाता है, समायोजन कहलाता है। तो सर फिर ये एजिमिलेशन, पुरनका वाला और नईकी वाली दोनों से बिहा तो कर लिया, लड़ने लगी तो मना दिया करके डीजे। अब बोला दोनों गोतनी साथ साथ रहेंगे। तो यही तो है एजिमिलेशन, आत्मसातीकरण। क्या? पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को आत्मसात कर लेना, मिश्रित कर लेना, मिक्स कर लेना, यही तो है आत्मसातीकरण, सात्मीकरण, एजिमिलेशन। तो आपने देखा ये जो अनुकूलन आपने पढ़ा ना, इसका दो भाग है, ठीक है? इसके दो भाग हैं, एजिमिलेशन और एकोमोडेशन। आइए इन दोनों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, ये जो आप देख पा रहे हैं आत्मसातीकरण, नया जो अनुभव है और वर्तमान अनुभव। देखिए मौजूदा अनुभव, अरे अनुभव किसको बोल रहे हैं? स्कीमा, सूचना, जानकारी, इंफॉर्मेशन को ही तो बोल रहे हैं। प्रश्न में दे देता है नवीन और प्राचीन या वर्तमान, तो उसमें क्या घबराना, आपके पास नॉलेज है। वर्तमान सूचना ही तो उसको कहेंगे, पहले से जो जान रहे हैं तो उसे बोलेंगे पूर्व सूचना, पूर्व स्कीमा, पूर्व जानकारी, प्रायर नॉलेज और न्यू नॉलेज, न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू स्कीमा। दैट्स इट, दोनों को मिक्स कर लेते हैं बिना बदले ही है। क्योंकि सर बदलाव यदि होगा, संशोधन होगा, तो वो समायोजन है, एकोमोडेशन। आने दीजिएगा इंग्लिश के साथ। कहता है आत्मसातीकरण वैसा प्रोसेस है जिसमें बच्चा न्यू कॉन्सेप्ट को अपने वर्तमान ज्ञान, अरे आपके पास जो है वो तो पूर्व का ही ना ज्ञान हुआ जी, वर्तमान शब्द लगा देता है इसी टेट में, या पूर्व लगा देता है, क्या दिक्कत है? तो यह दोनों कह दिया बिना बदले ही, वो जो ज्ञान का ढांचा है, संरचना है, उसमें समाहित। समाहित का मतलब आप देखोगे ना, एग्जिस्ट, मिक्स, इंक्लूड। इंग्लिश में यही ट्रिक है, इतना सा लिख लोगे तो पकड़ा जाएगा एजिमिलेशन। एग्जिस्ट, मिक्स, इंक्लूड,
समाहित कर लेना, मिश्रित कर लेना, आत्मसात कर लेना, धारण कर लेना, माने दोनों पुरनका वाला खसम और नयका खसम दोनों को साथे रखना। बच्चा वही सोच बनाए रखता है और नई सोच को पुराने ढांचे में बस जोड़ने का काम करता है। बस ढांचा वही है, स्कीमा, सोच, चिंतन, और नयका वाला भी ले लिया, जोड़ लिया दोनों को, और बेहतरीन नोट्स लिख लिया। बीएड डीएड में आपने पढ़ा होगा, वो आपका क्या था, मौजूदा ज्ञान, पूर्व ज्ञान प्याजे के बारे में, और आज मैंने अपने से पढ़ाया, ये नवीन ज्ञान हुआ। दोनों को मिला के घर पे नोट्स बना रहे हैं, हो तो गया जोड़ने के बाद, यानी आत्मसातीकरण। ट्रिक क्या है, जोड़ना, सन्निहित करना। देखिए बोल्ड है, मिलाना, इंक्लूड, मिक्स, ज्वाइन या एग्जिस्ट। पुरानी जानकारी में नयका को जोड़ लेना, दैट्स इट। इतना सा भी नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है साहब। अब मैंने बताया कई बार प्रश्नों में लिया जाता है आत्मसातीकरण को समावेशन के रूप में, क्योंकि इसमें दो चीजें चलती हैं। पुरनकी वाली को नहीं छोड़ेंगे हम एकदम, कितनों कोई गोवा वाले बीच पे आ जाए, पहली बार बिल्ली को देखता है, कुत्ते की तरह भौंकने वाला जानवर मान लिया। बच्चा पहले से जानता है किसके बारे में भाई, कौवे के बारे में। कौवे को देखा है, एक बच्ची गई सैर सपाटे पर, पतंग को उड़ते देखा। क्या देखा, पतंग को उड़ते। पापा पापा देखो कौवा। ये क्या हो गया, समावेशन। क्योंकि बच्चे का कॉन्सेप्ट पहले क्या था, कौवा। पतंग देखा लेकिन फिर भी पतंग नहीं बोल रही है, यानी समायोजन नहीं कर रही है, समावेशन कर रही है, इनकल्सन। नई जानकारी जोड़ ली यदि जाती है, नई जानकारी को जोड़ लिया जाता है तो आत्मसातीकरण है, और ये आप देख पा रहे हैं, ये समावेशन। मेरे उस उदाहरण पर ध्यान दीजिएगा, सैर सपाटे पर गई, बच्चे का पूर्व का ज्ञान है कौवा, पतंग उड़ते उसने कभी नहीं देखा, तो उस पतंग को देख करके बोल रही है पापा कौवा, यानी पूर्व जानकारी जस का तस, एज इट इज बने रहना, समावेशन है। अब बदल लेगा यहां समायोजन में, एकोमोडेशन। समायोजन तब होता है जब नया अनुभव मौजूदा स्कीमा को बनाने में असमर्थ होता है। समस्या समाधान करने में क्या होता है, मेल जोल नहीं खाता है, असमर्थता होती है। तो बच्चा स्कीमा में संशोधन, परिवर्तन या बदलाव, संशोधन, परिवर्तन, बदलाव करके नया बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। बच्चा अपने ज्ञान का जो स्कीमा है ना, ढांचा, उसमें बदलाव, संशोधन, परिवर्तन, एकोमोडेशन, चेंजिंग, बोले तो बदलाव, संशोधन, परिवर्तन, समायोजन कहलाएगा, एकोमोडेशन कहलाएगा। अब कहता है, अगला टर्म है, शब्द है संतुलन, यानी साम्य धारण। इसी को बोलते हैं साम्यीकरण। ओ इक्वल कर लेना, इक्विलिब्रेशन जी, इक्विलिब्रियम इसी को कहते हैं, इक्विलिब्रियम। और इसके लिए क्या करते हैं भाई, वही दो चीज लेते हैं, आत्मसातीकरण और समायोजन। यही दो के कारण संतुलन बैठाते हैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में। या तो पहले वाला जो हमारा सूत्र है, फॉर्मूला है, वो गलत हो जाता है, छोड़ देते हैं उसे, या दोनों को ले लेते हैं, सर जो बताए पहले, लालजी बाबू जो बताए, दोनों को दिमाग लगाते हैं। दो ही तरीका अपनाते हैं समस्या समाधान के लिए, एजिमिलेशन और एकोमोडेशन। तो पूछता है प्रश्नों में, साम्य धारण के लिए किसके द्वारा बच्चा क्या करता है, संतुलन किसके द्वारा, आत्मसातीकरण और समायोजन। संतुलन वह प्रोसेस है, संतुलन, समीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा एजिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच
बैलेंस बनाता है या इन दोनों का सहारा लेता है? क्यों भाई? ताकि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। और यदि नहीं हो पाया क्वेश्चन सॉल्व, असमर्थ हो गया, तो असंतुलन, असाम्य धारण, असामीकरण कहलाएगा। कौन नहीं समझे? असामीकरण समस्या समाधान करने में असमर्थता को कहते हैं। किसे कहते हैं? असमर्थता। किसे भाई? समस्या समाधान करने में। पहले बच्चा आत्मसातीकरण करता है, देखता है नहीं हो पा रहा है, अरे यार नया नया में पुरनका कॉन्सेप्ट, पुरनका ट्रिक, पुरनका फॉर्मूला लगाता है, नहीं हो रहा है। तब फिर बच्चा समायोजन करता है, धत पुरनका लगता है गलती पढ़ा दिया है हमको, बदलाव करता है, स्कीमा को बदल लेता है। अरे बदलने को ही तो हमने बोला था समायोजन, एकोमोडेशन। कहता है फिर संतुलन प्राप्त हो जाता है, साम्यीकरण, साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रियम। अरे इक्वल करना जी, और नहीं हो पाया, असमर्थ हो गया, यानी संज्ञानात्मक विकास अधूरा रह गया, तो असंतुलन हो गया, डिसइक्विलिब्रेशन, डिसइक्विलिब्रेशन, असंतुलन कब होता है? जब बच्चे में किसी नए अनुभव को नहीं समझ पाने का भाव विकसित हो गया, यानी संज्ञानात्मक द्वंद्व, संज्ञानात्मक संघर्ष, संज्ञानात्मक भ्रम। घट्ठा के रोटी खाइल पड़े छे एकरा लेली, है ना? तब बेजोर समझ जेबो। कने समझे वाला दुएटा बात छे। अरे चैन चढ़ा रहल है, चैन साइकिल का नहीं चढ़ रहा है, अंतिम तक नहीं है चढ़ा, तो आप संतुलन में है, सोझो सोझो गोपे है, इसमें कोई चीज है नहीं समझे वाला गोपे नहीं है। वो हटाइए तो संतुलन हो गया, इक्वल हो गया, और नहीं तो डिस्क लग गया, डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक काहे ली? रोके ली, माने क्वेश्चन नए बने ली। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, कहता है आज तक जितना पढ़े हुए हैं ना, सब आप एक जगह इकट्ठा दिमाग कर देते हैं। एकत्र करना क्या है? संगठित करना। क्या करते हैं आदमी लोग को? संगठित करते हैं। संगठन, कपड़ा, हाँ, संगठन का अर्थ है छोटा छोटा स्कीमा को आपस में इकट्ठा कर लेना, व्यवस्थित तरीके से एकत्र, कलेक्ट, जोड़ लेना। जैसे अलग अलग स्कीमा, अब स्कीमा का मतलब बताए थे कोई कार्य करने का तरीका। एक बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, 125 बेटियों का विवाह करवा रहे हैं आप मानवता के लिए, तो आपने जितना छोटा छोटा स्कीमा यानी कार्य करने का तरीका सबको दिमाग लगाया, अप्लाई किया, ऑर्गेनाइजेशन किया, संगठन, और छोटे छोटे मॉनिटर, छोटे छोटे कार्यकर्ता, सेवक तैयार किए, यानी छोटा छोटा स्कीमा अलग अलग। खाने का चाहे वो स्कीमा हो, सोने का स्कीमा हो, सोने का तरीका, खेलने का तरीका, साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाने का स्कीमा, स्कीमा मतलब तरीका, कार्यविधि, इस सब को जोड़ लिया जी, यानी संगठन कर लिया। संगठन शब्दे से क्लियर है, दैनिक जीवन के कार्य का व्यापक स्कीमा को इकट्ठा करके, क्या करके? इकट्ठा करके बेहतर रूप में क्वेश्चन को सॉल्व करना संगठन कहलाता है। रचना, ज्ञान का रचना, बच्चे का नाव बनाना,